स्वागत है आपका एक बार फिर सौदा आपका में। और अब बारी है म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए आपके सवालों के जवाब देने की। अगर आप शेयर बाजार में सीधे पैसे नहीं लगाते तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए भी आप शानदार रिटर्न कमा सकते हैं बिना किसी फिक्र के और बिना अपनी नींद उड़ाए। हमारे साथ वाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी जुड़ रहे हैं आपको सलाह देने के लिए। हेमंत, स्वागत है आपका। पहला सवाल पूछने के लिए हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं असम से। विद्युत बताइए। विद्युत जी, आपको आवाज आ रही है? जी आपका सवाल पूछिए। जी, मेरा एक साल का बच्चा है, तो उसके लिए मैं कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में। तो मैं पर मंथ 1000 रुपये से स्टार्ट करना चाहूंगा। ओके। तो मेरा नजरिया कुछ 18 से 20 साल के लिए होगा। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि अगर आप पढ़ाई के लिए पैसे लगाना चाहते हैं और आपका बच्चा ऑलरेडी 1 साल का है तो आपको तकरीबन 16-17 साल के बाद जरूरत पड़ेगी पैसे की। अगर आप उसको इंजीनियर या डॉक्टर ऐसा कुछ बनाना चाहेंगे, उस कोर्स के लिए अगर आप फंडिंग की बात कर रहे हैं तो 1000 रुपए महीने के आप निवेश कर सकते हैं। विद्युत, आपके मेल में आपने लिखा है कि आप एक चाइल्ड प्लान ऑलरेडी लिए हुए हैं, अगर उसकी कुछ डिटेल हमें बताएं। जी, वो LIC का है। जी, वो क्वार्टरली यही कोई 3000 रुपीज का है। ओके, यही है। आपने लेकिन ये भी कहा है कि आप इससे बहुत खुश नहीं हैं और आप वो प्लान खत्म करना चाहते हैं और उसकी जगह पे आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहते हैं। हेमंत, क्या ये सही होगा? क्या जो चाइल्ड प्लान है वो वाकई अच्छे रिटर्न नहीं दे पाएगा इनको और इनके लिए बेहतर होगा कि ये कोई दूसरी स्ट्रैटेजी चुने, कोई म्यूचुअल फंड चुने और वहां पैसे लगाएं? देखिए बल्कि सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो चाइल्ड एजुकेशन का गोल है किसी भी पेरेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट गोल है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें, अगर हम सही समय पे शुरुआत करें, जैसे विद्युत ने कहा 1 साल का बच्चा है, आई थिंक उनके पास 17-18 साल का समय है, तो एक तो आपके पास समय काफी रहता है और जनरली जो है इस गोल के लिए आपको काफी बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ भी प्रोसेस को शुरू करने से पहले, हालांकि उन्होंने एक ऑलरेडी चाइल्ड प्लान में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आई थिंक उन्होंने वहां पे उसको मिस किया, वो उसको थोड़ा सा ध्यान दें उसके ऊपर। एक तो यह है कि आपको एक टारगेट सेट करना है। टाइम होराइजन तो हो गया 17 से 18 साल, एक आपको एक टारगेट सेट करना है, यानी किस तरह की एजुकेशन, वो शायद हमेशा ये पॉसिबल ना हो, लेकिन जहां तक हो सके कोशिश कीजिए ये कुछ पता करने की कि किस तरह की एजुकेशन आप देना चाहेंगे, या उस जो एजुकेशन जो आप देना चाहते हैं उसकी आज की कॉस्ट कितनी है, उसके आप इन्फ्लेशन अप्लाई करके फिर आप देखिए कि 18-19 साल के बाद जब आपको एक्चुअल में पैसा लगेगा कितने पैसे की जरूरत है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और अगर आप ये समझ के चल रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक एजुकेशन कॉस्ट जो करीब आज 10 लाख रुपए है, अगर वही टारगेट आप लेके चलेंगे तो बहुत मुमकिन है कि आपके बहुत बड़ा गैप आपकी जो रिक्वायरमेंट में और आप जो कॉर्पस क्रिएट करेंगे उसमें आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कुछ एजुकेशन देना चाहते हैं अपने बच्चों को, जिसके लिए 10 लाख की जरूरत है, अगर 7% की अगर हम इन्फ्लेशन लें तो 20 साल के बाद करीब 39 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, क्योंकि अगर आपका एक टारगेट फिक्स होगा तो आप बैकवर्ड उस पर काम करके आप देख सकते हैं कितना पैसा आपको जरूरत है। जहां तक ऑप्शन की बात है, चाइल्ड प्लान डेफिनेटली ऑप्शन है, इंश्योरेंस कंपनीज की भी हैं, म्यूचुअल फंड्स की भी हैं, लेकिन ये जो है बाय नेचर जो है हाइब्रिड प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी ज्यादा पैसा जो है वो डेट में जाता है, कुछ पैसा जो है 30 या 35% जो है इक्विटी में जाता है। क्योंकि 18-19 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और डेट एज एन एसेट क्लास में उतना पोटेंशियल नहीं है कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, तो शायद कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि उतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है। उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर म्यूचुअल फंड्स में अच्छे वेल डाइवर्सिफाइड या लार्ज कैप ओरिएंटेड इक्विटी फंड में अगर पैसा लगाया जाए, और एक चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर मान लीजिए 18 साल का आपका टाइम होराइजन है तो 15 या 16 साल के बाद इक्विटी से आप धीरे धीरे पैसा निकाल के आप डेट की तरफ जाइए, ताकि जो गेन है आपने जो बनाए हैं इतने सालों में वो आप उसको बचा सके, उसको प्रिजर्व कर सके। तो जैसा उन्होंने कहा कि 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी, तो मैं चाहूंगा कि ये एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड से अपनी शुरुआत करें, जैसे ICICI प्रूडेंशियल एक ब्लू चिप फंड है, उससे अगर शुरू करें तो वो एक काफी अच्छा है। जैसा मैंने कहा वो एक नाम से पता चलता है ये ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से शुरुआत करेंगे तो आई थिंक बिल्कुल सही रहेगा। बट जैसा मैंने पहले कहा, जरूरत है टारगेट वर्कआउट करने की और देखना कि कितना पैसा हमें जरूरत है और फिर उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करें। ओके, तो फिलहाल इस सलाह आपको हेमंत दे रहे हैं। अगले दर्शक BD पांडे हैं हमारे साथ। नमस्कार, बताइए। मैडम, मैं BD पांडे सिंगरौली से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश से। हाँ जी। मेरे पास में कुछ म्यूचुअल फंड्स है मेरे पोर्टफोलियो में। एक्सिस इक्विटी फंड ग्रोथ 1000 पर मंथ, HDFC टॉप 200 ग्रोथ प्लान 2000 पर मंथ, ICICI फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड 4000,
per month, Reliance regular saving fund 2,000 per month, SBI blue chip fund 1,000 per month. एक्चुअली टोटल 10,000 मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरा ऐसा कोई खास ये नहीं है, लेकिन मैं 5 years में मैं 20 लाख का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि अपने बच्चों का एजुकेशन के लिए। तो क्या ये सफिशिएंट है या फिर कुछ इसमें चेंज करने की जरूरत है? बिल्कुल। तो पांडे जी, ये जो पैसा आप लगा रहे हैं, सिर्फ एक ही टारगेट है आपका 5 साल में 20 लाख? 5 साल में 20 लाख अभी इस फंड के थ्रू, इन जो 10,000 आप लगा रहे हैं जी। ओके। हेमंत, क्या जितना ये पैसा लगा रहे हैं और जिन फंड्स में लगा रहे हैं वो एप्ट है, अपनी ये जो टारगेट है उसे अचीव कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि ऐसा कोई उनका टारगेट नहीं है, बट ब्रॉडली वो देख रहे हैं कि 5 साल में करीब 20 लाख रुपए बना लें। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो SIP है एक बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो छोटी छोटी रकम से इन्वेस्ट करके एक बड़ी रकम बनाना चाहते हैं। और ये एक भ्रम है, शायद मिथ है कि SIP से सिर्फ इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं, आई थिंक डेट फंड भी है म्यूचुअल फंड के, तो किस भी तरह की आपका पोर्टफोलियो आपको बनाना है, SIP एक बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर इन्वेस्टर को ध्यान रखनी है कि स्पेशली अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका एक टाइम होराइजन जो है बहुत डिफाइंड होना चाहिए और जितना लंबा हो सके उतना रखना चाहिए। क्योंकि क्या है, इक्विटी मार्केट में शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में काफी वॉलेटिलिटी रहती है। तो काफी बार हमने देखा है कि अगर आप किसी डिफाइंड टाइम होराइजन या कोई डिफाइंड टारगेट बना के अगर नहीं चलते हैं तो जब भी मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो हमको लगता है कि हमें वहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका एक टारगेट है, अगर आपका गोल है, तो आपको मालूम है कि आपके पास या 20 साल का समय है, तो आपको उस वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं है। आप इनफैक्ट अपना प्रोसेस जो है वो करते रहेंगे। यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि 5 साल के समय के लिए ज्यादातर पैसा इक्विटी में डालना शायद बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बात सही है कि वो SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे एवरेजिंग का फायदा भी होगा, लेकिन 5 साल का मतलब है कि इनकी एवरेज होल्डिंग पीरियड जो है वो 2.5 साल का होगा, जो बहुत कम है मेरे हिसाब से। तो अगर उसको वो बढ़ा पाए तो अच्छा है। 5 साल में 20 लाख का टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल है। अगर हम 10-12% का भी रिटर्न मान के चलें तो उतना टारगेट पूरा करना उनके लिए शायद संभव नहीं होगा। जैसा मैंने कहा, टाइम होराइजन थोड़ा बढ़ा दें। जहां तक फंड का सवाल है, इनके फंड में एक अच्छा क्वालिटी मिड कैप फंड नहीं है। तो मैं चाहूंगा, एक तो ये 10,000 के लिए 5 फंड है इनके पास, शायद 1 या 2 फंड कम करें तो सही रहेगा। रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड इन्होंने कहा है और SBI ब्लू चिप फंड है, इन दोनों की जगह, क्योंकि उससे मिलते जुलते फंड उनके पास और हैं, उन दोनों की अगर SIP बंद करके ये IDFC प्रीमियर इक्विटी जो है हाई क्वालिटी मिड कैप फंड है उसमें इन्वेस्ट करें तो एक तो पोर्टफोलियो में बैलेंस सही आएगा और बेहतर हो सकेगा। ओके, तो आपको यहाँ पर रिलायंस रेगुलर और SBI ब्लू चिप में से निकलने की सलाह। IDFC में आप ये जो 3,000 रुपए लगा रहे हैं इन दोनों में, वो IDFC वाले फंड में लगाए। और पांडे जी, थोड़ा सा अगर आप टाइम होराइजन और अपना बढ़ाए और अपनी पूंजी भी 10,000 से बढ़ाकर धीरे धीरे थोड़ी सी और बढ़ाए तो आपको अपना जो टारगेट है वो अचीव करने में आसानी होगी। लेंगे एक ब्रेक के बाद भी लेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ और सवाल। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे साथ। हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े अपने सवाल पूछने के लिए। संदीप पुणे से। संदीप, बताइए। मेरे म्यूचुअल फंड है कुछ 12 महीने किए हुए। ओके। हाँ, रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड है, 500 रुपए का सिफ है। रिलायंस ग्रोथ फंड का 1,000 रुपए का सिफ है। HDFC टॉप 200 का 1,000 का सिफ है। और DSP ब्लैक रॉक का 500 का सिफ है। एक DSP ब्लैक रॉक, ओके, टॉप 100 का। ओके। और टैक्स सेवर में भी मैंने कुछ किया है, वो लमसम 2012 में किया है। कैनरा रिबोको है, HDFC टैक्स सेवर एक है, बिरला 96 डिविडेंड है। ओके, तो कुल मिला के 4 टैक्स सेवर फंड्स आपके पास हैं और दूसरे 5 फंड्स हैं, तो 9 अलग अलग स्कीम्स में आप इस वक्त पैसे लगा रहे हैं। अगर आप हमें ये बताएं कि आपकी टैक्स सेविंग आप कर रहे हैं, संदीप, अमूमन आपकी टैक्स लायबिलिटी साल की क्या होती है? 3 लाख के 3-3.5 लाख तक। 3-3.5 लाख का टैक्स आप भरते हैं या 3-3.5 लाख की टैक्सेबल इनकम होती है? हाँ, टैक्सेबल इनकम। ओके, तो फिर क्या हेमंत, इन्हें 4 टैक्स सेवर फंड्स रखने की जरूरत है? देखिए प्रदीप, संदीप का जो अगर आप पोर्टफोलियो को एनालाइज करें तो उसके 2 हिस्से हैं। एक तो जिसमें जो रेगुलर ओपन एंडेड फंड्स हैं, दूसरे में जैसा आपने कहा कि उसमें जो ELSS फंड्स हैं।
सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि 3,500 की एसआईपी संदीप कर रहे हैं रेगुलर ओपन एंडेड फंड्स में, और उसके लिए वो 5 फंड वहां पे चुने हैं। तो मुझे लगता है उतनी इन्वेस्टमेंट के लिए एक तो फंड की जो नंबर है काफी ज्यादा है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वो वहां पे फंड्स को कम करें। जैसे एचडीएफसी टॉप 200 में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि वो बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है जहां पे 1,500 इन्वेस्ट करें। 3,500 के लिए 2 ही फंड रखें, और आगे जाके अगर ये रकम अपनी बढ़ाएं इन्वेस्टमेंट की, तो एक अच्छा क्वालिटी मिड कैप फंड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। 2 या 3 फंड मुझे लगता है इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल सही है। अगर हम एएलएसएस की बात करें तो देखिए इक्विटी एसेट क्लास में एएलएसएस टैक्स बचाने के लिए एक सबसे अच्छी ऑप्शन है। इसकी परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो अच्छी रही है, और इनफैक्ट अगर बाकी ऑप्शन से भी कंपेयर करें तो उसका लॉक इन पीरियड भी कम है। तो एक अच्छी ऑप्शन है स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इक्विटी में यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी 4 फंड है, मुझे लगता है फंड ज्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में 3 साल का लॉक इन रहता है, तो उतना तो आपको मैंडेटरी लॉक इन कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर आप एसआईपी के द्वारा 1 या 2 से ज्यादा फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि ये साल के बाद अगर ये फंड रहते हैं, अगर डीटीसी आता है, तो शायद आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे रीवर्क करने की जरूरत है। बट जैसा मैंने कहा, रेगुलर स्कीम डेफिनेटली कम कीजिए। एएलएसएस क्योंकि आपको मैंडेटरी लॉक इन पीरियड कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके बाद अपनी पोर्टफोलियो को आप फिर से रीलाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। ओके, तो आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीजिक कीजिए, आपके लिए शायद अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पेपर्स भी रखना आसान होगा, हिसाब किताब रखना भी आसान होगा, और आप शायद बेहतर रिटर्न भी कमा पाएंगे यहां से। वक्त है इजाजत लेने का। हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब दिए। सौदा आपका में फिलहाल इतना ही, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड। NCX Stock Exchange, India's new stock exchange presents